पहाड़ों के बीच पालमपुर गांव बसा हुआ था। उस पूरे गांव में हरियाली और उपजाऊ जमीन ही नजर आया करती थी। दूर दूर से सैलानी पालमपुर की हरियाली और उपजाऊ जमीन में रंग बिरंगी खेती देखने के लिए आया करते थे। एक दिन दूसरे गांव का आदमी भीष्मा अपने दोस्त मोहन से बोला, मोहन, बहुत दिन हो गए ना, हम दोनों कहीं घूमने नहीं गए। मैंने सुना है कि हमारे कस्बे के करीब ही पालमपुर कस्बे में बहुत खूबसूरत हरियाली है। क्यों ना हम दोनों अभी वहां चले? तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। चलो यार, हम मोटर बाइक पर उसी कस्बे में घूमने के लिए चलते हैं। भीष्मा और मोहन अपनी मोटरसाइकिल लेकर पालमपुर पहुंचकर वहां की सुंदरता देखते हुए बोले, वाकई यार, पालमपुर कस्बा तो बहुत खूबसूरत है। हमें हर साल पालमपुर घूमने आना चाहिए। तभी उन दोनों के कानों में एक औरत की आवाज टकराई, कैमरा ले लो, कैमरा ले लो। बहुत ही पुराना और एंटीक कैमरा है और मैं बहुत सस्ते में दे दूंगी। भीष्मा और मोहन उस औरत के पास पहुंच गए। कैमरा तो वाकई बहुत पुराना मालूम पड़ता है। क्या ये काम करता है? हाँ बाबूजी, ये कोई मामूली कैमरा नहीं है, ये बहुत ही एंटीक कैमरा है। शहर में इसको खरीदोगे तो कम से कम 2 लाख रुपए का मिलेगा। और तुम ये कैमरा हमें कितने में दोगी? मैं ये कैमरा आपको सिर्फ 10,000 रुपए में दे दूंगी, क्योंकि आप हमारे गांव के सैलानी हो और हम सैलानियों से ज्यादा रुपए नहीं वसूलते। भीष्मा ने तुरंत अपनी जेब से 10,000 रुपए निकालकर उस औरत को दे दिए। वो औरत खुश होती हुई सीधे अपने घर चली गई। घर पर उसका पति सुखदेव उसका ही इंतजार कर रहा था। आज कितने रुपयों का चूना लगा कर आई हो चित्रा? आज पूरे 10,000 रुपए का चूना लगाया है मैंने। वो कैसे? आप एक भंगार की दुकान से खराब कैमरा उठा लाए थे, उसी को मैंने 10,000 में बेच दिया। तुम्हारे दिमाग का भी जवाब नहीं। ऐसे ही कस्बे में टूरिस्ट आते रहे और हम उनको हर बार लूटते रहे। अगले दिन भीष्मा और मोहन उस कैमरा को बेचने के लिए शहर की एक बहुत बड़ी दुकान पर चले गए। भीष्मा दुकानदार से बोला, भाई साहब, मुझे इस कैमरे को बेचना है। दुकानदार कैमरा देखते हुए गौर से उन दोनों की ओर देखकर बोला, कितने रुपए में बेचना चाहते हो? कल मैंने इस कैमरे को 10,000 में खरीदा था। मैं इसे आपको 20,000 रुपयों में दे दूंगा। बाजार में इसकी कीमत 2 लाख रुपए है। दुकानदार नाराज होता हुआ उन दोनों की ओर देखकर बोला, या तो तुम दोनों बहुत बड़े बेवकूफ हो या फिर मुझे बेवकूफ समझते हो। क्या कहना चाहते हैं आप? अरे, इस कैमरे की कीमत 2 कौड़ी की भी नहीं है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये कैमरा किसी कबाड़ी की दुकान से उठाया हुआ मालूम पड़ रहा है। लेकिन कल पालमपुर कस्बे में हमने जिसे कैमरा खरीदा था, उसने कहा था कि ये कैमरा एंटीक है। भीष्मा की बात सुनकर दुकानदार बोला, चलो निकलो यहाँ से, मेरा टाइम बर्बाद मत करो। भीष्मा और मोहन दुकान से मुंह लटकाकर बाहर निकल आए। मोहन भीष्मा से बोला, फिक्र मत कर भीष्मा, हम पालमपुर कस्बे के मुखिया से शिकायत करेंगे। वो दोनों पालमपुर गांव चले गए और वहाँ के मुखिया से सारी घटना बताते हुए बोले, अब आप ही बताइए मुखिया जी, इस कस्बे के लोगों को आपके कस्बे की एक औरत लूट रही है। ऐसे तो आपके कस्बे का नाम बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगा। हाँ, और मैं उस औरत को जानता हूँ, उसका नाम चित्रा है। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें इसके लिए मुझे 5,000 रुपए देने होंगे, क्योंकि मैं मुफ्त में किसी की मदद नहीं करता। ठीक है, मैं 5,000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। कम से कम मेरे 5,000 तो बचेंगे। ठीक है, मैं कैमरा उसके मुंह पर मार कर आऊंगा। भीष्मा ने 5,000 रुपए मुखिया को दे दिए। मुखिया भीष्मा और मोहन को लेकर चित्रा के घर पर चला गया और नाराज होकर चित्रा से बोला, चित्रा, तुम्हें शर्म नहीं आती? कबाड़ से उठाया हुआ कैमरा तुमने 10,000 रुपयों में बेच दिया। इतना बोलकर मुखिया ने वो कैमरा चित्रा के मुंह पर मार दिया
और भीष्मा और मोहन की ओर देखकर बोला। देखो, अपने वादे के मुताबिक मैंने कैमरा चित्रा के मुंह पर मार दिया है। अब तुम जा सकते हो। अरे, ये क्या बात हुई? मेरे पैसे तो दिलवाइए। सीधे तरीके से यहाँ से चले जाओ। बात कैमरा मुंह पर मारने की हुई थी, पैसे लेने की नहीं। मुझे तो लगता है कि ये पूरा का पूरा पालमपुर कस्बा ही लुटेरों का कस्बा है। मोहन और भीष्मा गुस्से से घर से बाहर आ गए। वो दोनों अपनी मोटरसाइकिल से पालमपुर के गांव से बाहर निकल आए और एक दरख्त के नीचे गुस्से से बात करने लगे। मैं तो तुम्हारी बातों में आकर फंस गया मोहन। मुझे पूरे 15,000 रुपयों का चूना लग गया है। अब मैं पुलिस में इसकी रिपोर्ट करवाऊंगा। मुझे क्या पता था पूरा का पूरा कस्बा ही लुटेरों का कस्बा है। मुझे क्या पता कि जैसे वहाँ की खूबसूरत हरियाली है कि वहाँ के लोग भी उतने ही खूबसूरत होंगे। और मेरे दोस्त, पुलिस में कंप्लेंट करने से कोई फायदा नहीं होगा। तुमने देखा नहीं कि वहाँ का मुखिया भी कस्बे वालों से मिला हुआ है। तभी उस दरख्त के पीछे से अचानक एक खूबसूरत आदमी निकलकर उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो गया। कौन हो तुम दोनों? मैं तुम दोनों की बातें काफी वक्त से सुन रहा था। कहीं तुम पालमपुर कस्बे के बारे में तो बात नहीं कर रहे? हाँ भाई, पालमपुर कस्बे के बारे में ही बात कर रहे हैं। हम वहाँ घूमने गए थे और वहाँ पर हमें 15,000 रुपयों का चूना लग गया। और तो और पालमपुर कस्बे का मुखिया भी बहुत बड़ा ठगी है। समझ गया। न जाने कितने सैलानी वहाँ के ठगी का शिकार हो गए हैं। तुम लोग फिक्र मत करो, अपने घर जाओ, तुम्हें तुम्हारे पैसे जरूर वापस मिलेंगे। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कि तुम कोई पुलिस वाले हो। नहीं, मैं पुलिस वाला नहीं, लेकिन झूठ भी नहीं बोल रहा। मुखिया खुद तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे पास पैसे देने लौट आएगा। मोहन और भीष्मा वहाँ से चले गए। वो सुंदर आदमी पालमपुर गांव चला गया और वहाँ के मुखिया के पास जाकर बोला। मेरा नाम केतन है। कुछ वक्त पहले मुझे 2 नौजवान मिले थे जो बता रहे थे कि पालमपुर कस्बे के लोगों ने उनके साथ 15,000 रुपयों की ठगी की है। जिसे तुम ठगी कह रहे हो उसे हमारे कस्बे में धंधा कहा जाता है। चलो जाकर अपना काम करो। मुखिया जी, आप कस्बे के मुखिया हैं। आसपास के कस्बे ज्यादातर सूखे से ग्रसित हैं। सिर्फ आपके ही कस्बे में अच्छी बारिश और खूबसूरत हरियाली उगती है। इसके बाद भी आप बाहर के लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। अगर सोचिए, भगवान ने आपसे ये सब कुछ छीन लिया, तब आप क्या करेंगे? क्या आपके कस्बे में कोई सैलानी घूमने आएंगे? अगर इस कस्बे में बाढ़ भी आ जाएगी ना, तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारे पास इतना अनाज इकट्ठा है कि हम सालों तक बैठकर खा सकते हैं। अचानक केतन की आंखों में नाराजगी झलकने लगी। वो गुस्से से मुखिया की ओर देखकर बोला। तुमने अक्सर पानी की बाढ़ के बारे में सुना होगा, लेकिन कभी गर्मी की बाढ़ के बारे में सुना है? मेरे जाते ही कस्बे में ऐसी गर्मी की बाढ़ आएगी जिसके बारे में तुमने कभी सोचा ही नहीं होगा और ना ही कभी देखा होगा। तब देखता हूँ कि तुम्हारा अनाज तुम्हें कितने दिनों तक जिंदा रख पाता है। याद रखना, हमारी अच्छाई और इंसानियत ही हमें जिंदा रखती है। इतना बोलकर केतन गुस्सा होकर गांव की सीमा से निकल गया। गांव की सीमा से निकलते ही अचानक आकाश से भयंकर धूल का बवंडर गिरने लगा और देखते ही देखते उस गांव को भयंकर गर्मी की बाढ़ की चपेट में ले लिया। सुखदेव पसीने से लथपथ मुखिया के पास आकर बोला। ये सब क्या हो रहा है मुखिया जी? ऐसा लग रहा है जैसे कि ऊपर से गर्मी की बाढ़ आ गई हो। पूरी जमीन सूख गई है और पूरे कस्बे में धूल का अजीब सा गुबार छाया हुआ है, जिसकी गर्मी बहुत ज्यादा है। कुछ ही दिनों के अंदर पालमपुर की हरियाली सूखे में तब्दील हो गई। पालमपुर गांव की नदी आकाश से गिर रही गर्मी की बाढ़ से सूख गई। पालमपुर के लोगों का अनाज गर्मी की वजह से सड़ गया। मुखिया परेशान होकर अपने गांव की असहनीय हालत देख रहा था कि तभी गांव का एक आदमी आकर उससे बोला। मुखिया जी, मुझे तो लगता है ये सब हमारे गलती का नतीजा है। शायद तुम ठीक कह रहे हो। हमारी गलतियों की सजा हमारे बच्चों को भुगतनी पड़ रही है। मुखिया जी, हमारे कस्बे में साफ पानी तक नहीं बचा। बच्चे अब प्यास से तड़प रहे हैं। तुम सब दूसरे कस्बे में जाकर मदद क्यों नहीं मांगते? मैं भी तुम्हारे साथ मदद मांगने के लिए चलूंगा।
दूसरे कस्बे वालों ने हम सब की मदद करने से इनकार कर दिया है। उन सब का कहना है कि पालमपुर कस्बे के लोगों ने सबको बहुत लूटा है। उनका ये भी कहना है कि हमारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये सुनकर अचानक मुखिया के दिमाग में केतन की बात दौड़ने लगी। जिंदा वही रहता है जिसके मन में इंसानियत होती है। मुखिया अचानक चीखते हुए उस आदमी से बोला, मैं समझ गया, वो कोई मामूली आदमी नहीं था, बल्कि कोई दैवीय या चमत्कारिक आदमी था। जाओ, कस्बे के सभी लोगों के बीच ऐलान कर दो कि मैं सभी लोगों से कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। कुछ ही देर में सभी गांव वाले गांव की चौपाल पर इकट्ठे हो गए। मुखिया उन सभी से बोला, क्योंकि मेरी एक बात समझ में आ गई है कि जीने के लिए हमें साफ पानी, हरियाली और खाने की जरूरत होती है। पैसे हमारा पेट नहीं भर सकता। सभी गांव वाले मुखिया की बात से सहमत हो गए। काफी दिन बाद मुखिया चित्रा और सुखदेव पता करते करते मोहन और भीष्मा के घर पहुंच गए। मुखिया भीष्मा को पैसे देते हुए बोला, ये लो, तुम्हारे 15,000 रुपये। मैं पालमपुर कस्बे की तरफ से माफी मांगता हूँ। अब हमें समझ में आ गया है कि असली दौलत तो हमारे कस्बे में ही थी और हम इस कागज के टुकड़ों को ही सब कुछ समझ बैठे। ये बोलकर मुखिया, सुखदेव और चित्रा वहाँ से चले गए। वो तीनों कुछ ही दूर पहुँचे थे कि तभी केतन मुस्कुराता हुआ उनके सामने खड़ा हो गया। तो अब तुम्हारे कस्बे का माहौल कैसा है मुखिया जी? हमें माफ कर दो केतन, हमें अब सब कुछ समझ में आ गया है। इतना बोलकर केतन का रूप अचानक से एक साधु में तब्दील हो गया। मैं काफी दिनों से पालमपुर कस्बे के लोगों की शिकायतें सुन रहा था। जब पानी सर से ऊपर बढ़ गया, तब मैंने तुम्हारे कस्बे को श्राप दिया, और श्राप का तोड़ यही था कि तुम्हारे दिल में इंसानियत जाग उठे, जो कि मुझे अब तुम सबकी आंखों में दिखाई दे रही है। अब तुम्हारे कस्बे में कदम रखते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि तुम अब सबके मन पूरी तरह से अच्छे हो चुके हैं। इतना बोलकर वो साधु वहाँ से गायब हो गया। मुखिया, चित्रा और सुखदेव जैसे ही अपने गांव की सीमा पर पहुँचे, अचानक सब कुछ हरा भरा हो गया।